हाँ जी साहब, देखो प्राथमिक शिक्षा जो उत्तर प्रदेश की है उससे जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप समझ सकते हो, निपुण भारत मोस्ट इंपोर्टेंट कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश सरकार का, निपुण भारत। इस ये जो निपुण है ना, NIPUN, ये निपुण की एक फुल फॉर्म है जिसका मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो एन से हो जाता है नेशनल, आई से हो जाता है इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, पी से है प्रोफिशिएंसी, ठीक है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद, यू से हो जाता है अंडरस्टैंडिंग, एंड एन से हो जाता है न्यूमेरेसी। और ये दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। भले ही ये यूपी मतलब हर एक राज्य में लागू है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय है उसने इसको शुरू किया है। और इसका मकसद यही है कि 2026-27 तक 3 साल से लेकर 9 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल उन्हें बुनियादी शिक्षा मिले ताकि साक्षरता बढ़ सके। और न्यूमेरेसी का मतलब होता है, ये जो आपने न्यूमेरेसी वर्ड समझाया इसका मतलब है संख्या, ताकि वो अंक गणितीय नॉलेज अपनी बढ़ा सकें। तो ये निपुण जो है प्रोग्राम 2026-27 तक के लिए 3 से 9 साल तक के बच्चों को टारगेट करता है। इसी तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार का एक और कार्यक्रम है जिसको कहते हैं ऑपरेशन कायाकल्प। ये ऑपरेशन कायाकल्प दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन कायाकल्प कब शुरू किया गया? 2018 में। क्यों शुरू किया गया? ताकि जो सरकारी हमारे प्राथमिक जो स्कूल्स हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे अच्छे से उस बिल्डिंग को बना सकें, काया उसकी कल्प हो जाए, मतलब जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें अच्छी तरह की चीज़ें आ जाएँ, आधुनिक चीज़ें हों, सुरक्षित हों, और एक तरह से उनका पुनरुद्धार हो जाए स्कूल की बिल्डिंग का। इसलिए ऑपरेशन कायाकल्प कब शुरू हुआ था? 2018 में। ठीक है साहब, जैसे वहाँ शौचालय अच्छे बन जाए, पानी की व्यवस्था हो, स्मार्ट क्लासरूम्स हो, इसीलिए ये सब शुरू किया गया था। ऑपरेशन कायाकल्प कब शुरू हो गया? 2018 में। इसी तरीके से एक और कार्यक्रम है दोस्तों जिसको कहते हैं समेकित शिक्षा कार्यक्रम। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम है और इसका मकसद स्पेशल क्लास के बच्चों को है। स्पेशल मतलब जैसे कई सारे बच्चे दिव्यांग होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो एक स्पेशल कैटेगरी हो गई। तो इस तरीके के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको अतिरिक्त सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए सरकार का प्लान है कि वो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा सपोर्ट ऐसे बच्चों को दे सके ताकि उन्हें शिक्षा मिल सके। ये किसके लिए है? दिव्यांग वगैरह के लिए है समेकित शिक्षा कार्यक्रम। विशेष तरह के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, स्पेशली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। इसी तरीके से एक कार्यक्रम है दोस्तों शारदा कार्यक्रम। शारदा मतलब स्कूल हर दिन आए, ये इसकी फुल फॉर्म है। एस से है आपका स्कूल, ये HARD लिखा है, इसका मतलब है हर दिन, हर दिन, ठीक है। और ए से है आए, तो शारदा की फुल फॉर्म हो जाती है स्कूल हर दिन आए। ये कार्यक्रम है, इसका मकसद जो है वो 5 साल से 14 साल के बच्चों के लिए है। 5 साल से जो 14 साल के बच्चे हैं जो कभी स्कूल आते थे लेकिन अब नहीं आ पा रहे, उन बच्चों को उसमें चिन्हित करना है, जो स्कूल से जोड़ना है, जो कभी स्कूल नहीं गए या फिर वो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कौन सा कार्यक्रम है? शारदा कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये कार्यक्रम दोस्तों 2023 में अप्लाई किया गया था। 2023 में 1 अप्रैल 2023 से ये स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो ये आपने 2023 भी समझ लिया। 5 साल से 14 साल के बच्चों के लिए है। और इस कार्यक्रम में यानी शारदा जो कार्यक्रम है उसमें जो सहयोगी संस्था है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ सहयोगी संस्था है शारदा कार्यक्रम में। इसी तरीके से एक और अभियान दोस्तों आप देखते रहते होंगे, स्कूल चलो अभियान। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2001-2 के बजट से हुई थी, 2001-2 के वित्त वर्ष से। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्त वर्ष जो होता है वो होता है 2001-2 वाला। किसके लिए? स्कूल चलो अभियान। तो इसकी शुरुआत है 2001-2 के फाइनेंशियल ईयर से। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये स्कूल चलो अभियान 2001-2 में शुरू किया गया था। एक तो ये 2001-2 वाला मैटर इंपॉर्टेंट है और एक क्लास 1 to 8 वाला मैटर इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दोस्तों एक और है सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम। ये सामुदायिक सहभागिता भी जो कि शब्द में ही है कि जैसे समुदाय होता है, जो गांव का जो समुदाय है यानी जो वहाँ लोग रहते हैं, तो जो स्थानीय समुदाय है उसको विद्यालय के प्रबंधन में यानी स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसमें शामिल किया जाएगा। एक समिति के तौर पर, एक कमेटी के तौर पर लोकल लोगों को शामिल किया जाएगा ताकि स्कूल में स्कूल का मैनेजमेंट और लोकल लोग मिलकर एडमिशन्स को, बच्चों को मोटिवेट कर सकें। ये कार्यक्रम है सामुदायिक सहभागिता। तो इसका आपने मकसद भी समझ लिया। और दोस्तों एक और कार्यक्रम है जिसको कहते हैं शिक्षा मित्र योजना। ये बहुत फेमस योजना है शिक्षा मित्र योजना। तो आप जानते हैं स्कूल्स में कुछ ऐसे लोग एम्प्लॉय के तौर पर रखे गए हैं जो बच्चों को पढ़ा सकें, और इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में। जो इसका टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है। 2001 का जो टाइम पीरियड था उसके टाइम पे शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी। अब दोस्तों हम कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय वगैरह भी देखेंगे। बस इसमें ये और इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षा मित्र जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से सेलेक्ट किए जाते हैं। जो चयन होता है वो किसके माध्यम से होता है? ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से। और ये 2001 के टाइम पे शुरू की गई थी शिक्षा मित्र योजना।
तो इसमें टाइम पीरियड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे शिक्षा मित्र 2001 की हो गई। आपका ये जो सामुदायिक सहभागिता के साथ लोकल कम्युनिटी के बच्चों को, लोकल कम्युनिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना है। फिर ये स्कूल चलो अभियान था जो 2001-2 में था, क्लास 1 to 8 के लिए था। कुछ जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है बस वही देखो। जैसे शारदा की फुल फॉर्म है स्कूल हर दिन आए, 2023 में शुरू हुआ था। 5 साल से 14 साल के बच्चे जो स्कूल में शामिल नहीं हो पा रहे, एडमिशन नहीं छोड़ मतलब ले पाते या छोड़ देते उनके लिए। फिर समेकित शिक्षा था, ये आपका हैंडीकैप्ड्स के लिए था। समेकित शिक्षा हैंडीकैप्ड्स के लिए था। फिर आपने ऑपरेशन कायाकल्प समझा था जो 2018 में शुरू हुआ था ताकि स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हो सके 2018 में। फिर ये निपुण था, ये 2026-27 के लिए लक्ष्य रखा है कि 3 से 9 साल के बच्चों के लिए है ताकि लिटरेसी बढ़ सके। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये दोस्तों निपुण वाला है साहब। इसी तरीके से दोस्तों कुछ विश्वविद्यालय जो होते हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय, उनकी भी अपन एक बार ईयर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन केंद्रीय विश्वविद्यालय समझते हैं। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को समझ लेते हैं अपन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय। पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो BHU आपने सुना है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बनारस में है, ये नाम में ही बनारस है। और इसकी स्थापना 1916 यानी 1916 में हुई है। स्थापना का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में ये स्थापना हुई है दोस्तों। मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी, ये सब जानते हो आप। बस अभी मैं स्थापना वर्ष देख रहा हूँ। इसी के तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका पहले नाम दूसरा था, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पहले इसका नाम हुआ करता था। तो AMU जो है वो अलीगढ़ में 1975 में से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पे बना था। हालांकि इसकी स्थापना 1920 में हुई है। दोनों बातें समझो। अगर बात करी जाए इसकी स्थापना कब हुई, 1920 में, लेकिन ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना है तो 1975 में बना है। कौन सा, AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1920 में स्थापना, 1975 से केंद्रीय। इसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ वाली जो यूनिवर्सिटी है, वो 1996 में बनी है। और सौभाग्य की बात है कि 1996 से ही केंद्रीय स्तर पर काम भी कर रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर ये जब से बनी है, यानी 1996 से बनी है, तभी से ये काम कर रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसी को हम लोग दोस्तों पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। बहुत फेमस मतलब यूनिवर्सिटी है, पूर्वांचल की जान है भाई। पूर्व का ऑक्सफोर्ड जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। 1887 में इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, और लेकिन 2005 से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ और 2005 से ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन गया। इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, कृषि वाली। तो रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि झांसी की हैं, तो ये झांसी की रानी की है, तो झांसी में ही है। 2014 में आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर वो ये कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में ये स्थापित हुआ था। फिर बात करें दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी, तो ये एरोप्लेन से संबंधित है। ये अमेठी में है आपकी, राजीव गांधी जी का गढ़ रहा है अमेठी में, कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में, और ये 2013 में स्थापित हुआ। 2013 में राजीव गांधी वाला अमेठी में। अब दोस्तों ये डीम्ड विश्वविद्यालय भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 डीम्ड विश्वविद्यालय समझेंगे हम। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही आ गया है कि ये है कहाँ पर, तो ये बरेली में है, इज्जत नगर में, बरेली में जगह है इज्जत नगर। भारतीय पशु जो है, पशु अपनी इज्जत बचा रहे हैं बरेली में, और ये स्थापित हुआ था 1983 में। कब हुआ था, 1983 में, पशु वाला। फिर ये तिब्बती, उच्च तिब्बती, तो भैया ये उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान, तिब्बत रहते हैं दोस्तों, तिब्बत मतलब बौद्ध धर्म, तिब्बत में सब बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के लिए आपको सारनाथ का, गौतम बुद्ध का बहुत तगड़ा स्थान आपको पता ही होगा, तो ऐसे आप लिंक करके याद कर सकते हो। तो उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में है, सारनाथ पड़ता है बनारस में, और ये 1967 में स्थापित हुआ था, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 1967। फिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, ये तो IIIT कहते हैं, इलाहाबाद का मशहूर मतलब यूनिवर्सिटी है। इसे IIIT के नाम से शायद फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट, यही है, इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, IIIT। ये आपका इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, बहुत फेमस इलाका है झलवा, वहाँ पे 1999 में ये स्थापित हुआ था, और 2000 से इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। क्या है, IIIT यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इलाहाबाद में है, 1999 में स्थापित है। सन 2000 से इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आखिरी है दोस्तों मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी आपका MNIT शायद इसको कहते हैं, MNIT बहुत फेमस है इलाहाबाद में। ये मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में, प्रयागराज में, 1961 में MNIT स्थापित हुआ था, और 2002 से इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो MNIT कहाँ हो गया, प्रयागराज में, 1961 से स्थापित है, 2002 से इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो एक बार फिर से देख लेते हैं डीम्ड वाले। पशु वाला आपका इज्जत नगर में, बरेली में, 1983 में स्थापित है। फिर उच्च तिब्बती यानी बौद्ध मतलब सारनाथ बनारस में है, ये 1967 में स्थापित है। फिर ये IIIT झलवा में, प्रयागराज में, ये 1999 में स्थापित हुआ, 2000 से डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये प्रयागराज में बना, और ये 1961 में स्थापित है, 2002 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। अब कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों बताओ कि यूपी का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन था।
इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, तो बताइए यूपी का पहला लोक आयुक्त कौन था। शुक्रिया।